नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, तो इसका मतलब है परीक्षा बहुत दूर नहीं है। तो प्यारे साथियों, अब या तो आप लोगों को मैराथन क्लास चाहिए या फिर आप लोगों को अभी तक जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन होना चाहिए। तो प्यारे साथियों, उसी श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में हम एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक कवर करने वाले हैं। केवल टॉपिक नहीं होने वाला है, यह पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो शिक्षण विधियाँ दे रखी है उन शिक्षण विधियों की एक महत्वपूर्ण क्लास यह होने वाली है। प्यारे साथियों, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो पेडागोजी दे रखी है उस पेडागोजी से संबंधित यहाँ पर 130 यानी कि 130 प्रश्न कवर किए गए हैं। आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो शिक्षण विधियाँ दे रखी है उन शिक्षण विधियों से टोटल 130 प्रश्न लिए गए हैं और यह जो 130 प्रश्न है यह उन टॉपिक से है जो आपकी शिक्षण विधियों में दे रखे हैं, यानी कि लगभग एक साथ आप लोगों के लिए 10 टॉपिक कवर किए गए हैं। तो ये जो दिन शेष बचे हुए हैं उनमें इनको पढ़ लीजिए ताकि आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन हो जाए और आपने अभी तक जो कवर किया है उसका आकलन भी हो जाए। इस क्लास के अंतर्गत हम किन किन टॉपिकों से संबंधित प्रश्न कवर करने वाले हैं वो आप लोगों के सामने दे रखे हैं। जैसे कि देखिएगा, परिणाम अध्ययन का विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के साथ अंतर संबंध व क्षेत्र, परिणाम अध्ययन क्षेत्र एवं संकल्पना, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समाकलित पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा के अधिगम के सिद्धांत, संकल्पना प्रस्तुतिकरण के उपागम, क्रियाकलाप प्रयोगात्मक प्रायोगिक कार्य, चर्चा और उसी के साथ साथ समग्र एवं सतत मूल्यांकन। साथ ही साथ यदि प्यारे साथियों यदि देखा जाए तो पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री और शिक्षण की जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित यहाँ पर प्रश्न होने वाले हैं। इन सभी टॉपिकों को लेकर टोटल 130 प्रश्न की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो बस शुरू से लेके आखिरी तक बने रहिए। और ये जो प्रश्न है केवल आप लोगों को नॉर्मली प्रश्न नहीं मिलने वाले हैं। विगत वर्षों में जो पेपर हुए हैं उन पेपर के सभी प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। जो पर्यावरण अध्ययन के अंदर जो शिक्षण विधियों से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो शुरू से रह के आखिरी तक बने रहिए और क्लास को एंजॉय कीजिए। यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन और शानदार और जबरदस्त प्रश्नों के साथ में। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। मतलब जो पर्यावरण अध्ययन है उसको सीखने के लिए जो है आप लोगों के सामने जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं खोजने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। ठीक, तो यह इंगित करता है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन जो है वो बाल केंद्रित है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के ज्ञान द्वारा रचना में महत्वपूर्ण है? यानी कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है, जो उनके ज्ञान के कौशल का निर्माण करता है उसमें महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों, ए और सी, ए सी डी या केवल सी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो याद रखिएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि ए बी सी। यानी कि बच्चे के अंतर्गत कहीं ना कहीं ज्ञान की रचना होने के लिए बच्चों का सक्रिय भाग लेना भी जरूरी है, बच्चों के समुदाय का होना भी जरूरी है और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें भी जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही शानदार प्रश्न है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। बच्चों को यदि हमें पर्यावरण अध्ययन सिखाना है तो कौन से प्रभावशाली तरीके जोड़े जा सकते हैं? तो पहला है वृत्तांत, दूसरा है कहानियाँ, तीसरा है शिक्षण के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों, ए और बी दोनों, सी और डी दोनों और ए बी सी तीनों। यहाँ पर जो प्रश्न रखे गए हैं प्यारे साथियों, यहाँ पर वो प्रश्न रखे गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और एक प्रश्न से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों की कवर हो, इसलिए ऐसे प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और बी। यानी कि वृत्तांत और कहानियाँ बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4।
निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सही है? पर्यावरण अध्ययन जो है इसके संबंध में सही है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। तो प्यारे साथियों, यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर क्या देता है? बल देता है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? मतलब जो पर्यावरण अध्ययन है उसके जो पाठ्यक्रम है उसके उप विषयों के स्थान पर कौन सी थीम को प्रस्तावित किया गया है, यह आप लोगों को बताना है। ठीक, तो उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, बच्चों के परिवेशी बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 का आंसर हो जाएगा डी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए भैया, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? मतलब पर्यावरण अध्ययन के जो पाठ्यक्रम है उसमें कितनी थीम है भैया? 6 है। तो उनमें से एक कौन सी है, नहीं है, ये आपको बताना है। पहली है काम और खेल, भोजन, आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो कि इसमें नहीं है, काम और खेल इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा संकेतक होना चाहिए? मतलब पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा संकेत होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न पूछना, न्याय व समानता के प्रति सरोकार, या फिर सहभागिता, या फिर याद करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या? याद करना। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए? तो वो है याद करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि याद तो एक तरीके से रटने के तरीके से होता है ये। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। तो यह ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है, स्कूल बैग का कम वजन, ईवीएस पाठ्यक्रम, ईवीएस मतलब कि पर्यावरण अध्ययन, पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम, अबोध का भार कम करने की जरूरत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है प्यारे बच्चों स्कूल बैग का कम वजन, यानी कि बोझ के बिना सीखने का मतलब है स्कूल बैग का क्या करना? कम वजन करना। ये इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह है। जो पर्यावरण अध्ययन है पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है विषयगत है, एकीकृत है, समावेशी है, या ये सभी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों ये हो जाएगा ये सभी। यदि ये सभी है तो उसकी समग्र शिक्षा आसानी से हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 10। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि जो समुदाय क्या है? एक तरीके से लोगों का समूह है। ठीक, एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान के बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। यह सत्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों वह हो जाएगा आप लोगों के सामने क्या? डी, यानी कि 10वें का सही उत्तर हो जाएगा डी। अब यह जो है एक लोग तरीके से क्या, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है क्या? समुदाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। प्यारे साथियों इसमें टोटल 130 प्रश्न रखे गए हैं और सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की गई है, क्योंकि अब आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को ऐड करके यह एक महत्वपूर्ण क्लास आप लोगों के लिए बनाई गई है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो वन संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण। बहुत ही अच्छा और जबरदस्त प्रश्न है आप लोगों के सामने यहाँ पे। तो एक तरीके से यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में शामिल नहीं किया जाता है, तो वो है राजनीतिक संरक्षण। ठीक, चलिए बाकी वन, जल, मृदा इन सबका संबंध पर्यावरण से है। IEEP का पूर्ण रूप क्या है? ये भी देखिए रीट में आया हुआ प्रश्न, सभी रीट में आए हुए प्रश्नों को ही लिया गया है ताकि आप लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोजेक्ट, इंटरनेट एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंटरनेशनल या इंटरनेशन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम।
ठीक, ये इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, किस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्चा क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? मतलब एक कौन सा एनसीएफ है जिसने कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए सिफारिश की थी? तो एनसीएफ 1975, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000। तो यहाँ पर एनसीएफ का मतलब क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा फ्रेमवर्क। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनसीएफ 2000। चलिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? सर अधिगम के प्रयास क्या है? तो अधिगम के प्रयास का मतलब है सीखना। ठीक, तो अधिगम के प्रयास व त्रुटि से संबंधित नहीं है तो पुनर्बलन का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा पुनर्बलन का नियम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? अच्छा शिक्षण जो है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है, अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्ययुक्त होता है। तो इसमें से जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो 15वें का उत्तर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मतलब जो प्राथमिक स्तर है इस पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने और सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उपरोक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद है 17, सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकता है। मतलब बच्चों को पर्यावरण अध्ययन जो सीखना होता है उसके लिए जो कक्षा होती है उसमें किस चीज़ का होना जरूरी है? तो संज्ञानात्मक आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम, अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश, स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना, या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों उपरोक्त सभी, यानी कि सारी की सारी चीजें उस कक्ष में होना अति आवश्यक है। चलिए प्रश्न नंबर 18, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें जो सीखने का सिद्धांत है वह कौन सा है? तो आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, या उपरोक्त सभी। तो अधिगम के सिद्धांत में ये सारे के सारे सिद्धांत इसके अंतर्गत शामिल है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 19वां, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी, मतलब जो शिक्षक होता है इसकी सबसे बहुमूल्य निधि जो होती है वो क्या होती है? सेवा, वेतन, गर्व, छात्रों का विश्वास। तो शिक्षक की सबसे अमूल्य निधि यदि देखा जाए प्यारे साथियों तो वो होती है छात्रों का क्या? विश्वास। सेवा, वेतन, गर्व ये सब बात तो अलग है, लेकिन छात्रों का विश्वास सबसे बहुमूल्य निधि होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, परिकल्पना को बार बार परिरक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक है। मतलब परिकल्पना यदि जो की जाती है और उसका बार बार क्या किया जाता है, परीक्षण करने से वो गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक है। सिद्धांत है, कानून है, खोज है, या मूल संकल्पना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि वो क्या है बच्चों? एक सिद्धांत है। क्या हो जाएगा? वो एक सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, ईवीएस संक्षेपण अर्थ प्रयुक्त होता है। मतलब जो ईवीएस है इस ईवीएस का जो संक्षेपण है वो क्या है? एनवायरमेंटल स्किल्स, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल सोर्सेज, या एनवायरमेंटल स्टडीज। बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा प्रश्न है आप लोगों के सामने। तो इसका उत्तर हो जाएगा एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक, तो 21 का हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, अच्छा प्रश्न है, पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना किसका प्रमुख उद्देश्य है? तो अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना किसका प्रमुख उद्देश्य है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का, भावनात्मक क्षेत्र का, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भावनात्मक क्षेत्र का। तो 22वें का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों बी, यानी कि अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना किसका प्रमुख उद्देश्य है? तो भावनात्मक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य है। चलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान देना चाहिए या स्थान दिया गया है? तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 है उसके अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? मतलब पर्यावरण अध्ययन को किस में शामिल किया गया है? पहली और दूसरी कक्षा में, तीसरी से पाँचवीं कक्षा में, छठी से आठवीं कक्षा में, 9वीं और 10वीं कक्षा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है भैया तीसरी से पाँचवीं कक्षा में।
ठीक, इसको जो शामिल किया गया है वो कहाँ पर किया गया है, तीसरी से 5वीं कक्षा के मध्य इसको शामिल किया गया है, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है स्थानीय पर्यावरण या पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, वैश्विक पर्यावरण पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, या उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन का जो उद्देश्य है वह कोई एक उद्देश्य नहीं है, जो आप लोगों के सामने लिखे हुए जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो सारे के सारे पर्यावरण अध्ययन के क्या है बच्चों, उद्देश्य है। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, आप बालकों के साथ चना अंकुरण की गतिविधि करते हैं जिसमें प्रत्येक बालक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अंकुरण का प्रयास करता है। जैसे कि चना दे रखा है, उस चने को क्या करना है बच्चों, तो बच्चों के द्वारा उसको क्या करवाना है, अंकुरित करवाना है। अब अंकुरित करवाना है तो उसके लिए कुछ प्रोसेस दे रखी है, केवल हवा में अंकुरित करवाना है या फिर हवा और पानी में अंकुरित करवाना है या फिर पानी में पूरी तरह डुबोकर अंकुरित करवाना है। तो इसको लेकर जो दे रखे हैं तथ्य वो ये है, बालक प्राप्त परिणामों को अपनी कॉपियों में अंकित करते हैं, विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष करते हैं कि अंकुरण के लिए पानी और हवा दोनों आवश्यक है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से किस कौशल से बालकों का परिचय नहीं होता है। तो बालकों को उनका अवलोकन का पता नहीं होता है, वर्गीकरण का नहीं होता है, उन्नतीकरण का नहीं होता है या तार्किकता का नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तार्किकता, क्योंकि उस अंकुरण से, बीज के अंकुरण से उनका अवलोकन का भी पता चलता है, वर्गीकरण का भी चलता है और उन्नतीकरण का भी चलता है। चलिए प्रश्न नंबर 26, ईवीएस एक एकीकरण है पारिस्थितिकी, विषाणु विज्ञान और विज्ञान का, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का, विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का, और पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का। तो ईवीएस जो है प्यारे साथियों, ये विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन जो है या पर्यावरण शिक्षा जो है इसका क्या है, ये एकीकरण है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर है 27, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए, विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी का किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब जो शिक्षक है उस शिक्षक को कौन से वन चाहिए, मैंग्रोव पादप। अब ये जो मैंग्रोव पादप होते हैं इनको मैं बहुत बार आपको पर्यावरण में भी बता चुका हूँ कि जो मैंग्रोव वन है इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं इनको सुंदर वन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहीं ना कहीं कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये लवण युक्त क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये आपको पता है। और लवण युक्त क्षेत्र जो पाया जाता है वो कहाँ पर है बच्चों, समुद्र वाले क्षेत्र में। ठीक, तो इनको मरुद्भिद क्षेत्र में भेजना होगा या उसके लिए प्रोत्साहित करना होगा, लवणोद्भिद दलदल में, शीत क्षेत्र में या गर्म व आर्द्र क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा आप लोगों के सामने बी, यानी कि लवणोद्भिद दलदल में। ठीक, ये नीचे लिखा ही है मैंने, तो 27वें का सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 28, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्चा में शामिल होना चाहिए। मतलब जो बेसिक जो एक स्टेज है, स्तर है, उसकी अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्चा में क्या शामिल होने चाहिए। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करना, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं को विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पदों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बी, यानी कि अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, ये इसका सही उत्तर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि जो अंजलि है उसने जल के बारे में बताया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना। ठीक, अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो जब यहाँ पर जल के बारे में चर्चा हो रही है तो कहीं ना कहीं जल के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर जो दे रखा है वो क्या है, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना उसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, जो बच्चे डरते हैं वो डरे ना, वो कहीं ना कहीं इसमें भाग ले सके, इसलिए उसने कहीं ना कहीं रोल प्ले करने की कोशिश की है। चलिए, पर्यावरण की परिभाषा क्या है। एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण की परिभाषा क्या है, तो ये हो जाएगा एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। मतलब जैविक और अजैविक घटक जो है वही किसके अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं बच्चों। तो 30वें का सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में
चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। मतलब एक शिक्षक है वो चिड़ियाघर का अपने बच्चों को क्या करवाता है, भ्रमण करवाता है। इसका उद्देश्य क्या है। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, मतलब उनके मम्मी पापा को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकरसता को बदलना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो एक तरीके से चिड़ियाघर का भ्रमण करवाने के लिए प्यारे बच्चों उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। मतलब जो शिक्षा है, जो कहीं ना कहीं विद्या को ग्रहण करने के लिए आए हैं, उनके अंतर्गत एक तरीके से सीखने का अनुभव और ज्ञान उपलब्ध हो, इसलिए ये चीज़ की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है ये 32। बताइए भैया, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर दे रखा है एक खंड करके देखो, मतलब यहाँ पर जो खंड दे रखा है वो किसको लेकर दे रखा है, करके देखो। तो ये किसका उद्देश्य है। घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, या वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध करना। यानी कि वो करके देखेंगे तो उनको खुद में कहीं ना कहीं उनके हाथ से करके देखेंगे तो उनको ज्ञान की उपलब्धि होगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के लिए योग्य बनाना चाहिए, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के लिए योग्य बनाना चाहिए, इसे बच्चों की संस्कृति अभ्यासों में विविधता सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा ए, यानी कि इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 34। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है। जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर शिक्षण का विकास करने का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है। समुदाय केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, अध्येता केंद्रित या छात्र केंद्रित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समुदाय केंद्रित। तो बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ जो नहीं है वो क्या है, समुदाय केंद्रित नहीं है बच्चों। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। तो इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है, यानी कि वो किस चीज़ को बढ़ावा देता है। ठीक, तो ऑप्शन है शिक्षार्थी स्वायत्त को, पुनर्बलन को, ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण, या व्यक्तित्व भिन्नताओं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा सी। चलिए, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क उद्वेलन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। मतलब कौन से विकास के और सिद्धांत की ओर ये संकेत करता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता की ओर, अंतः संबंध की ओर, या व्यक्तित्व भिन्नताओं की ओर। तो ये एक तरीके से जिस चीज़ को अलग अलग करती है बच्चों ध्यान रखिएगा, ये करती है किस चीज़ को अलग, ये व्यक्तित्व भिन्नताओं। सबके अलग अलग थिंकिंग होती है, याद करने का तरीका होता है, तो ये सबको अलग अलग करने का एक तरीका है, ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न। चलिए प्रश्न है, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब जो रोहन है उसके स्कूल में विज्ञान को लेकर एक प्रदर्शनी किया गया था, तो उसके लिए क्या एक मुख्य उद्देश्य था। विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा डी, यानी कि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। चलिए भैया अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती। बर्फ निर्माण, वाष्प बिंदु निर्माण, कोहरा निर्माण, या बर्फ से तरल निर्माण। मतलब कौन सी ऐसी घटना है जो कहीं ना कहीं कहाँ नहीं की जा सकती, कक्षा में बताई नहीं जा सकती। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है कोहरा निर्माण। बर्फ का निर्माण भी किया जा सकता है, वाष्प बिंदु का निर्माण भी किया जा सकता है, बर्फ से तरल का निर्माण भी किया जा सकता है, लेकिन कोहरे का निर्माण नहीं किया जा सकता। चलिए
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? पाठ्य पुस्तक को निर्धारित समय में पूरा करेगा, ऐसी पाठ्यवस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों के लिए दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों के लिए दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। चलिए प्रश्न नंबर 39। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? खेल प्रतियोगिता का आयोजन, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, परीक्षा के माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का, वो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों क्या? बी, यानी कि पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शिक्षक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 40। अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। जो अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा है, इनकी समझ कैसे विकसित की जा सकती है? बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, मूल्य जैवी अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके, या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी का प्रयोग करके अर्थव्यवस्था की अवधारणा को क्या किया जा सकता है? समझाया जा सकता है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो एक तरीके से सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा है बच्चों, वो बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ठीक, तो 41 का हो जाएगा क्या? ए। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय को दिया जाता है। मतलब ये जो बात कही है, किसने कही है? पावलाव ने कही है, पियाजे ने कही है, कोहलबर्ग ने कही है, या स्किनर ने कही है? तो यह जो बात कही है बच्चों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने। ये कही है पियाजे साहब ने। ठीक, तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, या किसने कहा है? तो पियाजे ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न है 43। बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? मतलब उनको सीखने के लिए क्या नहीं करेंगे आप? बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत देंगे व जिससे वे नया ज्ञान सीखे, उन्हें सही तरह अच्छी तरह समझा देंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का, वो हो जाएगा डी, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से क्या कर देंगे? समझा देंगे। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, जो जो भी बता रहा हूँ बच्चों, बस इनको नोट करते रहिए, बस रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि कुछ ही दिन शेष बचे हैं, और इन शेष बचे हुए दिनों में आपने यदि इसको पढ़ लिया तो मान के चलिए कि आपके 5 से 10 नंबर जो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत शिक्षण विद्या दे रखी है, उनसे 101% यहाँ से प्रश्न छपने वाले हैं। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने और मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? अनुमान लगाने का कौशल, लेखन कला का कौशल, संप्रेषण कौशल, या मापने का कौशल? यदि बच्चे प्रतिदिन डायरी बनाते हैं, मौसम को दर्ज करते हैं और उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं, तो उनके अंतर्गत संप्रेषण कौशल का विकास होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 के बाद है 45। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो मानव, वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल। तो पर्यावरण का जो घटक नहीं है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, वो है सौरमंडल। ठीक, क्योंकि ये किसका है? ये है ब्रह्मांड का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया है? तो एनसीईआरटी ने किया है, एनसीटीई ने किया है, एससीईआरटी ने किया है, या फिर एमएचआरडी ने किया है? तो बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया है, वो एससीईआरटी के द्वारा किया गया है। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों सी। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? तो एक एकीकृत विषय है, उपविषय है, समन्वित विषय है, या वैकल्पिक विषय है? मतलब वो एक पर्टिकुलर अलग विषय है, या एक विषय के अंतर्गत दे रखा विषय है, या किसी एक विषय में शामिल करके दे रखा है, या वैकल्पिक विषय यानी कि आप इसकी जगह उसको ले सकते हैं। तो बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन जो विषय दे रखा है बच्चों, वो कैसा विषय है? समन्वित विषय है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए गतिविधि आधारित कक्षा,
पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर गतिविधि पर आधारित कक्षा होनी चाहिए, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की जो क्लास होती है उसमें कहीं ना कहीं गतिविधि होना बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 49। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, इससे बच्चों का अदाई कौशल परिमार्जित होता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, या फिर विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 49 का हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, प्रश्न नंबर 50। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं? सभी जीव, भू-आकृतिक कारक, जल वायुवी कारक, या ये सभी। तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जीव भी आते हैं, पृथ्वी भी आती है और जलवायु भी आती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। 50वें का सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण की पाठ्य चर्चा में शामिल होना चाहिए। तो बच्चों के अनुभव शामिल होने चाहिए, स्कूल का वातावरण शामिल होना चाहिए, उपयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए, या फिर ये सभी होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों पर्यावरण की पाठ्य चर्चा में शामिल होना चाहिए, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है 52। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। जो प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक है उसमें पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण क्या है? वनों की कटाई है, शिकार है, निर्माण कार्य है, या उपरोक्त सभी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो अंतःक्रिया का उदाहरण है वो है उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए, पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो पर्यावरण शिक्षा का सिद्धांत नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। अरे भाई, पर्यावरण की शिक्षा तो जब तक जीवन चलता है तब तक चलती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ प्राप्त होता है? तो परिवार से प्राप्त होता है, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, या धार्मिक केंद्र से। तो बच्चों को सामाजिकीकरण का पहला पाठ जो प्राप्त होता है वो होता है कहाँ से बच्चों? परिवार से। वही चाचा चाची, ताऊ ताऊजी, इन सभी के बारे में बताना प्रारंभ करता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पर्यावरण की सुरक्षा तथा क्या करना बच्चों? संरक्षण करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, प्रश्न नंबर 56। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य बच्चों अनुशासन बनाना, परीक्षा करवाना, प्रश्न पत्र बनवाना, या अधिगमकर्ता की उपलब्धि में सुधार लाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो सीखने वाला होता है उसमें कितना सुधार वो अपने मूल्यांकन में या अपने पढ़े हुए में लाया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 56 का डी। चलिए अगला प्रश्न है 57। बाल केंद्रीय शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है? जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है उनमें कौन सा तत्व नहीं होता है? खेल नहीं होता है, निष्क्रियता, प्रेरणा, संतोष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा क्या? बी, यानी कि निष्क्रियता तत्व नहीं होता है। 57 का बी। चलिए, प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था? तो पहले के समय में जो संचार होता था फैक्स के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, हरकारे के माध्यम से, या टेलीफोन के माध्यम से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 58 का हो जाएगा प्यारे बच्चों सी, हरकारे के माध्यम से होता था, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए मतलब हरकारे का मतलब क्या है कि एक तरीके से किसी को जाकर वहां पर चिल्लाकर बताना किसी चीज को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 59। श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है। ऐसी सामग्री जिसे आप सुन भी सकते हैं, ऐसी सामग्री जिसे आप देख भी सकते हैं, मतलब सुन भी सकते हैं और एक दूसरी चीज क्या दे रखी बच्चों? देख भी सकते हैं। तो सुनना और देखने दोनों के बीच की सामग्री का उदाहरण क्या है? रेडियो बिल्कुल नहीं, केवल इसमें आप सुन सकते हैं। टेप रिकॉर्डर इसमें भी नहीं, बुलेटिन बोर्ड इसमें भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेलीविजन। तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि टेलीविजन को आप सुन भी सकते हो और क्या कर सकते हो? देख भी सकते हो।
चलिए अगला प्रश्न है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें उपयोग होता है? तो विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत भूमिका निर्वाह में, व्याख्यान में, वर्णन में या विचार गोष्ठी में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत जो है बच्चों वो विचार गोष्ठी में उपयोग होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, प्यारे बच्चों ये जो क्लास है आप लोगों को बता दूं, रीड के अंतर्गत जो लेवल फर्स्ट है उसी के अंतर्गत जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विद्या दे रखी है उसको लेकर है। ठीक, तो ये लेवल फर्स्ट के लिए ये क्लास है। ये कक्षा 5 के समियन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है, मतलब जो बच्चे काम नहीं करते हैं उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो ही हो जाएगा सी, यानी कि उसकी कठिनाइयों का पता लगाएं और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 62, ऐसा नहीं कि उसको डराएं धमकाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा मानचित्रण, सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार। तो ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक जो नहीं है ये आप लोगों को पता होना चाहिए भैया। क्वेश्चन नंबर जो 62 है, इस 62 का सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि अवधारणा मानचित्रण। ठीक है, क्या हो जाएगा? अवधारणा मानचित्रण इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने का एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए। तो पर्यावरण अध्ययन में जो कभी प्रश्न किया जाता है तो वो किसके लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो है कक्ष में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, ताकि एक दूसरे से लोगों के अंदर कॉम्पिटिशन हो और आसानी से उसका क्या दें? जवाब दें। चलिए उससे क्या है, लोगों के अंदर सीखने का कौशल उत्पन्न होता है। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों को साथ वाणी एवं ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें में सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा? यानी कि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है, जो एक लड़की है वो ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग होता है। तो वो कौन सी चीज़ का प्रयोग करना चाहती है? तो भैया है ऑप्शन, उचित ए बी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तित्वों को आमंत्रित करना या समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि उचित ए व बी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को वो क्या करे? दिखा सके। चलिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, अभिभावक के विचार को स्वीकार एवं सम्मान देना चाहिए, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 65 का हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या? सी, यानी कि विशेषतः प्रयोगों पर क्या देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है 66, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? जो पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने वाला शिक्षक होता है उसमें कौन सी गतिविधि होना चाहिए? तो विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना या केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ए, यानी कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्र को संबोधित करना। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? बच्चों में सृजनात्मक का विकास करना, बच्चों में अवलोकन रचना और कौशल का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल ए और सी, केवल बी और ए और बी सी तीनों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 67 का सही उत्तर है प्यारे बच्चों डी, यानी कि ए बी और सी तीनों। ठीक, तो उसके अंदर इन तीनों चीज़ें के बारे में बात कही गई है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त,
अज्ञात से ज्ञात या ज्ञात से अज्ञात, तो निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात का। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए सबसे प्रभावशाली साधन कौन सा है? तो परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र या कक्षा? तो ऑप्शन नंबर ए केवल डी, सी और डी, ए बी सी या ए और बी दोनों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए बी और सी। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन में जो सीखने की क्रिया है इसमें कौन सा साधन नहीं है जो जिससे सीखा नहीं जाता? तो पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण या वर्णन अभिलेख? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ठीक, चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बहुत छोटे छोटे और सिंपल प्रश्न नहीं लिए हैं कि भैया उठा लो और केवल अपने को क्लास खत्म करनी है। मैंने उन प्रश्न को लिया है बच्चे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार आते हैं। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? बच्चों के उत्तरों को सही या गलत रूप में आंकना, कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्यक्रम पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना, आकलन के संकेतों पर उपयोग करना, या फिर बच्चों में सीखने के गुणात्मक आकलन करना? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ए, यानी कि बच्चों के उत्तरों को सही या गलत रूप में आंकना। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 72, पर्यावरण में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? तो बच्चों को जोड़ने के लिए कक्षा में निर्देशन देना चाहिए, किस्से या कहानियां सुनाना चाहिए, पाठ्य पुस्तक को पढ़ाना चाहिए, शिक्षक द्वारा व्याख्या की जानी चाहिए? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा 72 का उत्तर है आपके सामने बी, यानी कि किस्से और कहानियां सुनाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, उनको इंटरेस्ट उत्पन्न हो, उनको रुचि उत्पन्न हो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 73, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? तो अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। तो मतलब कहीं ना कहीं चित्र को देखकर उस बच्चे के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का विकास हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों, यानी कि अवलोकन, अभिलेखन, अभिव्यक्ति, केवल डी केवल प्रयोग करना, अवलोकन, अभिलेखन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण, या फिर केवल कहीं ना कहीं देखा जाए तो अवलोकन, अभिलेखन और विश्लेषण? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने वो हो जाएगा सी। ठीक, यानी कि ए बी सी तीनों, यानी कि उसके अंदर चित्र को देखकर अवलोकन, अभिलेखन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण का ज्ञान हो जाएगा। चलिए रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? अधिविन्यास, लिखित प्रश्न, अवलोकन, जांच सूची? तो रेटिंग स्केल में जिस तकनीक का उपयोग होता है वह तकनीक है बच्चों अवलोकन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 75, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। तो स्व आकलन है, सीखने के लिए आकलन, सीसीई सीखने के लिए समान आकलन, या सीखने का आकलन? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 75 का प्यारे बच्चों वो हो जाएगा सी, सीखने के लिए समान आकलन। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से अप्रेक्षित शिक्षण सामग्री कौन सी है? मतलब अप्रेक्षित शिक्षण सामग्री का मतलब जो है जिसे कहीं ना कहीं दिखाया नहीं जा सकता। तो फिल्म स्ट्रिप, चार्ट, चित्र विस्तारक यंत्र या स्लाइड? तो अप्रक्षेपित यानी कि जिसको कहीं ना कहीं प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता ऐसी सामग्री कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि चार्ट। चार्ट जो होता है जैसे कि हम किताब कॉपी पर बनाएं तो उसे आप दिखा नहीं सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भूमिका निर्वाह, व्याख्यान, वर्णन या विचार गोष्ठी? तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 77 नंबर के प्रश्न का वो हो जाएगा डी, यानी कि विचार गोष्ठी। चलिए अगला प्रश्न है 78, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेन देना नहीं है। यह ईवीए शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो मिड डे मील की यदि अपन बात करें, यहाँ पर जो मिड डे मील की चर्चा हो रही है, यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा यह ईवीए शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर होता है।
ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है 79। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? मतलब उनके अंदर पेड़ों को संरक्षण करने के लिए कहीं ना कहीं भावना जागृत हो, उसके लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए? बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा करना या पोस्टर बनाना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा ए, यानी कि बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करने से कहीं ना कहीं पेड़ों के संरक्षण की भूमिका उनके अंदर निहित होगी। चलिए अगला प्रश्न है, बाला का पूरा रूप क्या है? यहाँ पर बाला वो बाला नहीं है जो आप मोबाइल में देखते हैं बच्चों, यहाँ पर बाला जो है ये पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो शिक्षण विधि है उससे संबंधित है। ठीक, तो बाला का पूर्ण रूप क्या है? तो ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 80 का उत्तर हो जाएगा क्या? डी। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन को सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक है। मतलब जो पर्यावरण अध्ययन है इसको सीखने के सबसे अच्छे तरीके क्या है? तो पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग, और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ये सारे के सारे वो तरीके हैं जिससे पर्यावरण अध्ययन को सीखा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि या यह सभी। तो पर्यावरण के शिक्षा में यदि समस्या आती है तो उसका समाधान करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों क्या आप लोगों के सामने? डी, यानी कि लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि, ये सारी की सारी विधि जो होती है इससे कहीं ना कहीं समस्या का निदान पाया जा सकता है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। जो निरीक्षण विधि है उसकी विशेषता क्या नहीं है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो इसकी विशेषता जो नहीं है वो है यह क्या? एक मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है निरीक्षण विधि। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, बहुत ही शानदार आप लोगों के सामने प्रश्न आने वाला है प्रेक्षण विधि को लेकर। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है या उपरोक्त सभी। तो इसकी जो सीमाएं हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगला है, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो आगमन का तरीका होना चाहिए, रटने का तरीका, निगमन का तरीका, मनोरंजन एवं खेल संबंधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मनोरंजन एवं खेल संबंधी तरीकों को अपनाया चाहिए ताकि रुचि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हो। चलिए ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? मतलब क्या भैया? तो ये प्रश्न ही ऐसा है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं, बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं है, बच्चों की सोच गलत है, या फिर बच्चे अच्छा अवलोकन कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का यदि उत्तर देखें प्यारे बच्चों तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार क्या है? बराबर है। ठीक, चलिए वैसे इसका जो एक तरीका है वो क्या है? तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो एक चीज़ दे रखी है, जैसे यहाँ पर पानी गुम हो गया। पानी क्या हो गया बच्चों? गुम हो गया। ये एक कहानी टाइप से है, एक गद्यांश है, उसका आंसर आप लोगों को देना है। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया। कटोरे ने पानी, टाइपिंग करने वाला भूल गया इसमें, ने पानी सोख लिया। कटोरे ने पानी सोख लिया, मतलब इसमें से आप लोगों को यहाँ पर उत्तर देना है। ये जो बात लिखी है इसमें से, आग ने पानी पी लिया। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, आग ने पानी पी लिया, आग ने पानी पी लिया। और जो चौथा पॉइंट दे रखा है बच्चों वो क्या दे रखा है? भगवान ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। तो अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है भगवान ने पानी पी लिया।
ठीक, अब इन चारों में से यहाँ पर आपको बताना है ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। तो इन चारों में से जो बातें लिखी हैं इनमें से क्या बताते हैं? वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं, बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं है, बच्चों की सोच गलत है, बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका जो सही उत्तर दे रखा है वो क्या दे रखा है? ए, यानी कि वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 86 के बाद शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। जैसे इस प्रकार से ये बच्चे ने किसी चीज को जो है उत्तर दिए हैं कि भैया कटोरे में पानी रखा है, शिक्षक द्वारा एक कटोरा प्रदर्शित किया गया, उसमें पानी उबलने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग देखने के बाद 7-8 वर्ष बच्चों के द्वारा इसके उत्तर दिए गए। मतलब एक शिक्षक ने क्या किया था बच्चों, एक पानी का कटोरा लिया था और उसमें सारी ये चीजें कर दी थी और ये मैंने अभी आपको जो लिखवाई ये बताई एक बच्चे ने। तो अब शिक्षक को उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो बच्चों को बता दें कि वे गलत है, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए प्रारंभ करें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा बी, यानी कि जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। मतलब अब यहाँ पर टीचर को एक जल चक्र का पूरा एक डायग्राम बनाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? जल चक्र के 5 लाभ लिखिए, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए, जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। तो इस प्रकार से हमें यह कार्य करना होगा। चलिए 89 प्रयोजन विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? तो प्रयोजन विधि के अंतर्गत मुख्य सोपान 4, 3, 8, 6। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 6। प्रयोजन विधि में जो सोपान की संख्या होती है वो होती है 6। चलिए, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को उधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्ययंत्र के प्रति कौन सी अनुक्रिया कर रहा है? उस वाद्ययंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्ययंत्र को सूंघकर, उस वाद्ययंत्र की ध्वनि को सुनकर, उस वाद्ययंत्र की गति को देखकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों उस वाद्ययंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके वो अपनी गर्दन को इधर उधर घुमा रहा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के लिए लिए गए हैं। 91 नंबर के प्रश्न तक आ चुके हैं। टोटल 130 प्रश्न मिलने वाले हैं। यदि आपने इस क्लास को देख लिया तो बच्चों मान के चलिए कि 5 से 10 क्वेश्चन हुबहू इस क्लास से छपने वाले हैं, या हुबहू नहीं तो इससे रिलेटेड प्रश्न आप लोगों के सामने आने वाले हैं। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? कुछ सब्जियां फल होती है, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, गाजर और बंद-गोभी पौधे नहीं हैं, घास पौधा नहीं है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है एक तरीके से जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है वो है कुछ सब्जियां फल होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है अच्छे प्रश्न की क्या विशेषता है? बहुत अच्छा प्रश्न है यह भी। वैधता, विश्वसनीयता, ए व बी दोनों, या व्यापकता और विस्तृतता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा भैया अच्छे प्रश्न की जो विशेषता है वो क्या होती है? वो होते हैं वैधता और विश्वसनीयता वाले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः उसे उपयुक्त तो सुधारात्मक उपाय हो सकता है। मतलब जो समय पर कार्य पूरा नहीं करता है तो उसके लिए कौन से उपाय हो सकते हैं? प्रधान अध्यापक जी जानकारी में लाना, उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना, उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना। मतलब वो समय पर काम पूरा नहीं करता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसकी अनियमितता के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, ये एक शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। चलिए अगला प्रश्न है 94 पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा होती है, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन जो है उसके अंदर जो पुस्तक होती है उसमें जिस भाषा का प्रयोग होना चाहिए वो कैसी होना चाहिए बच्चों? तो बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए ताकि वो उसको आसानी से सीख ले। ठीक, उसको आसानी से याद हो जाए, उसको पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो। चलिए भैया अगला प्रश्न है समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो दत्त कार्य होगा, कागज पेंसिल परीक्षण होगा, मौखिक प्रश्न होंगे, या निर्धारण मापनियां होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आप लोगों के सामने 95 का डी, यानी कि निर्धारण मापनियां। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 95 के बाद
96। चलिए, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर प्रक्षेपित सामग्री के बारे में बताया, पूछा गया है कि प्रक्षेपित सामग्री नहीं है, ये आप लोगों को बताना है, मतलब है आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए बुलेटिन बोर्ड है, OHP प्रतिमान फ्लैनेल बोर्ड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा OHP। ये एक तरीके से प्रक्षेपित सामग्री होती है बच्चों, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 96 के बाद है 97। चलिए, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के आसपास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती है, जैसे सजीव, निर्जीव, जलचक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं, मतलब कौन से स्रोत हो सकते हैं? तो परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियां एवं कविताएं। तो ऑप्शन नंबर आपको चुनकर बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने वो हो जाएगा बी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत होनी चाहिए। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? तो विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत जो है विश्लेषण विधि में, स्वतः शोध विधि में, संश्लेषण विधि में, आगमन विधि में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वो हो जाएगा आगमन विधि, यानी कि 98 का सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है 99। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? साफ सुथरा रेखांकन का, गणनाएं और अनुमान का, माप के अनुसार चित्रण करना, या सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। तो क्वेश्चन नंबर 99 का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों डी, यानी कि सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। यहाँ पर 99 के बाद है 100वें नंबर का प्रश्न, यानी कि 100वां प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? मतलब हमें एक तरीके से ईंधन का संरक्षण करना है और उससे संबंधित बच्चों को टॉपिक पढ़ाना है, तो हमें कौन सी चीज़ का प्रयोग करना चाहिए? संदर्भ पुस्तकों का, पोस्टर का, समाचार पत्र का, या पाठ्य पुस्तक का? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा समाचार पत्र का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 100 के बाद है 101। पूरे 130 प्रश्न मिलने वाले हैं, एक भी प्रश्न कम नहीं होगा। ठीक, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यहाँ लिपि आधारित होती है, 4 बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, या 10 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो ब्रेल लिपि पर जो मोटे कागज होते हैं उन पर जो उभरे हुए बिंदु होते हैं बच्चों वो 6 बिंदुओं पर आधारित होते हैं। ठीक, तो 101 का सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर पर बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 102 का सही उत्तर है बच्चों सी, ये आप लोगों को याद रखना है। 102 का सही उत्तर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 103। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्न उत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रायोगिक कौशल में बढ़ावा देने के लिए, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, प्रश्न नंबर 104। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत से, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत से, या शिक्षण विधि के सिद्धांत से। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की जो खेल विधि आधारित होती है बच्चों वो होती है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 105। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? असम, हांगकांग, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश। मतलब जिसके अंदर सांप खाने की क्षमता होती है, जो सांप को खा सकता है, और उन सांप में भी कौन सा लिंगहू फेन खाते हैं, तो वहाँ कहाँ का हो सकता है? तो वह हो सकता है हांगकांग का। अपने भारत का तो सामान्यतः है, ये जो राज्य दे रखे हैं वहाँ के नहीं हो सकते। ठीक, चलिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों
में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, विषय में रुचि का विकास करना, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों 106 का, वो हो जाएगा आप लोगों के सामने डी, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। ये इसमें कहीं ना कहीं उद्देश्य शामिल नहीं है, तो 106 का हो जाएगा डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 107, पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन है? तो भ्रमण है, बागवानी है, समूह कार्य है, या ये सभी है? तो बाल केंद्रित बनाने हेतु यानी कि उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से पर्यावरण का अध्ययन कराने के लिए कौन सी सामग्री सबसे ज्यादा जरूरी है? भ्रमण, बागवानी, समूह कार्य, इनमें से सभी। तो 107 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों 108, पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि है। तो व्याख्यान, आगमन, निगमन, प्रयोगशाला। तो पर्यावरण शिक्षण की जो प्रभावशाली शिक्षा विधि है बच्चों, वो याद रखिएगा प्रयोगशाला। चलिए अगला प्रश्न है TLM का अर्थ निम्न में से क्या है? तो TLM का अर्थ टीचिंग लाइट मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मोमेंट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 109 का सी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 110, समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि कौन सी है? जो समस्या से जूझ रहे बच्चे होते हैं उनका पता लगाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो सेमिनार का, क्रियात्मक शोध का, केस स्टडी का, या इनमें से सभी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा केस स्टडी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 111, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। तो शिक्षार्थियों की प्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 111 का, वो हो जाएगा बच्चों ए, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 112, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है तो किसका प्रयोग करना चाहिए? गृह कार्य का, योगात्मक कार्य का, पोर्टफोलियो का, या आवधिक परीक्षाओं का? तो 112 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों पोर्टफोलियो का। ठीक, यानी कि कहीं ना कहीं प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है वो होता है पोर्टफोलियो का प्रयोग करना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 112 के बाद 113, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को खालिस्तान उपलब्ध कराना चाहिए, प्रकरणों में अंतः निर्मित होना चाहिए, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर उपलब्ध कराना चाहिए, इकाई के अंत में या पाठ के अंत में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्रकरणों में अंतः निर्मित होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है 114, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम है समूह में द्वंद्व, गहन प्रतियोगिता, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा और उच्च नैतिक विकास। तो 114 का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों आप लोगों के सामने यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दे रखा है। इसका सही उत्तर है सी, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 115, गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षक सहायक सामग्री होगी। मेंढक के जीवन चक्र का चार्ट बनाना, मुर्गी के जीवन चक्र का मॉडल बनाकर बताना, वास्तविक तितली के बारे में, कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। तो जो गर्म रुधिर प्राणी है इसके बारे में बताने के लिए टीचर को जिस चीज का प्रयोग करना चाहिए वो है कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, वर्षा के होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो वर्षा के होने से शोधन की, वाष्पीकरण की, संघनन की, या वाष्पीकरण और संघनन दोनों की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्षा के होने से वाष्पीकरण और संघनन दोनों की भूमिका होती है बच्चों। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे जबरदस्त प्रश्न कि खालिस्तान को विज्ञान शिक्षण को अधिक स्थायी बनाने के लिए कुंजी माना गया है। तो प्रयोग को, कहानी कथन को, गोष्ठी को, या समूह चर्चा को? तो प्यारे साथियों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रयोग। तो प्रयोग को विज्ञान शिक्षण को अधिक स्थायी बनाने की कुंजी माना गया है क्योंकि प्रयोग से ही सारे काम आसान हो सकते हैं विज्ञान के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 118, तो खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं: सहयोगात्मक अधिगम,
निर्देशित खोज, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने या समस्या समाधान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सी, यानी कि व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। जो दे रखा है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन की प्रणाली की क्या है, विधियां हैं। ये तीनों जो दे रखी है ये पर्यावरण की क्या है, विधियां हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। जो सतत एवं मूल्यांकन जो है इसकी यह कौन सी तकनीक है, तो सत्र मूल्यांकन की तकनीक है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन की तकनीक है, निदानात्मक मूल्यांकन की है या इकाई मूल्यांकन की है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वो हो जाएगा आपके सामने सी, यानी कि निदानात्मक मूल्यांकन की एक क्या है, तकनीक है। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है, यानी कि जो विद्यालय में हम शिक्षा दी जाती है शिक्षक के द्वारा, तो उसमें शिक्षक और छात्र के बीच में कितना अनुपात होना चाहिए, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो है ए, यानी कि 1:30, यानी कि एक क्लास में 30 विद्यार्थियों के ऊपर शिक्षक की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। चलिए, अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम की परीक्षा नहीं की जा सकती, तो अंकों के आधार पर स्वास्थ्य की, योग की, संगीत की है, ये सभी की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी, यानी कि अंक में हम स्वास्थ्य को नहीं बता सकते, योग को नहीं बता सकते और संगीत को नहीं, कि भैया 2 नंबर अच्छा गाया, 3 नंबर अच्छा गाया, तो इस प्रकार से नहीं बता सकते। चलिए अगला प्रश्न है 122, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में या पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है, पिकनिक मनाना, मनोरंजन करना, प्रत्यक्ष अनुभव या सरकारी योजना का निर्वाह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 123, पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है, पाठ्य पुस्तक आवश्यक है, पौधों का अवलोकन आवश्यक है, श्यामपट्ट आवश्यक है या पौधों का चित्र आवश्यक है। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु क्या आवश्यक है, तो पौधों का अवलोकन आवश्यक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 124, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है, तो कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, गृह कार्य पूर्ण करना। तो एक तरीके से अभिप्रेरित शिक्षण का जो संकेत होता है वो क्या होता है बच्चों, तो अभिप्रेरित शिक्षण का जो संकेत होता है वो बच्चों द्वारा क्या करना, प्रश्न पूछना। चलिए अगला प्रश्न है 125, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए, लघुत्तरी प्रश्न पूछने चाहिए, दीर्घोत्तरी प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न। तो रटने हेतु इस प्रवृत्ति को बंद करने के लिए बच्चों से जो प्रश्न पूछे जाने चाहिए वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने चाहिए। ठीक, यानी कि एक तरीके से रटने की प्रवृत्ति को बंद करने के लिए कौन से प्रश्न पूछे जाने चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 126, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उत्तीर्ण करना। एक अच्छे परीक्षण की जो विशेषता नहीं है वो है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर है 126, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक, वो एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है, तो प्यारे बच्चों उत्तीर्ण करना जो है वो उसकी विशेषता नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 127, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, अनुभव की, अवधारणा का बनना, अन्वेषण विधियां एवं सत्यापन की या उपरोक्त सभी की। तो ज्ञान निर्माण में जिन चीजों की आवश्यकता होती है बच्चों वो है उपरोक्त सभी, 127 का डी। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों 128, एनसीटीई का उद्देश्य है शिक्षालय खोलना, शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, शिक्षालयों को अनुदान देना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एनसीटीई का जो उद्देश्य है वो है शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, जो कि इसका सही उत्तर है। चलिए 129, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे, तो नेशनल ज्योग्राफी चैनल, डिस्कवरी, एनिमल प्लेनेट या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के लिए छात्रों को सीखने के लिए इन सभी चैनलों को देखने के सुझाव दिया जाएगा। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि इसमें टोटल आप लोगों के लिए 130 प्रश्न रखे गए हैं, तो देख लीजिएगा यहाँ पर स्क्रीन पर 130वें नंबर का प्रश्न है। ठीक, चलिए 130वां प्रश्न है, छात्रों के लिए सीखने का प्रमुख संसाधन है विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो प्यारे साथियों यहाँ पर हम लोगों ने पर्यावरण
अध्ययन के अंतर्गत जो शिक्षण विधियां दे रखी थी, उन शिक्षण विधियों के जितने भी टॉपिक थे उन सभी टॉपिकों को कवर करने की कोशिश की गई है और उन शिक्षण विधियों से टोटल 130 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर किया गया है। ठीक, उम्मीद करता हूं यह क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और अभी तक आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।